नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल लॉन्चेज नेशनल टर्मरिक बोर्ड। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया और श्री पल्ले रंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसे हल्दी उत्पादन में नवाचार, वैश्विक प्रचार और मूल्य संवर्धन के बेहतर अवसर सुनिश्चित होंगे और इस बोर्ड का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे आपूर्ति श्रृंखला बेहतर होगी और इससे किसानों और उपभोक्ता दोनों को लाभ मिलेगा। यह हल्दी के हेल्थ बेनिफिट के विषय में जागरूकता को भी बढ़ाएगा। ये बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल उद्घाटन करते समय ये भी कहा कि हल्दी की बेहतर किस्मों का विकास एवं निर्यात पर ये बोर्ड ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि देश के 20 राज्य हल्दी का उत्पादन करते हैं और विश्व की 70% हल्दी भारत में पैदा होती है। 20 राज्य लगते हैं, 20 राज्य हल्दी का उत्पादन करते हैं और ग्लोबल मार्केट यानी वैश्विक बाजारों में जहां हल्दी की डिमांड इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी औषधि गुणों के कारण बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए इस बोर्ड की स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी बोर्ड का निर्माण किया जाता है या बोर्ड चर्चा में होता है किसी न किसी कारण से, तो उससे जुड़ा हुआ यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है। वर्ष 2022 में टी बोर्ड के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। आइए दिखाते हैं। यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022 ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 79 था। क्वेश्चन चाय बोर्ड के ऊपर था। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए थे। पहला कथन है चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। दूसरा, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। तीसरा कथन है चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चौथा कथन, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय स्थित है। उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही है ये पूछा था, तो कृपया आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगले दिन चर्चा हम कर लेंगे। क्वेश्चन दिखाने का उद्देश्य ये है कि कैसे देखिए यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो उस तरीके से आपको तैयार करना है। तैयार हो जाइए यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। ज्योग्राफी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत ये न्यूज शामिल होगी। न्यूज ये है कि पीएम मोदी लॉन्चेज मिशन मौसम टू मेक इंडिया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट ऑन आईएमडीज 150th फाउंडेशन डे। प्रधानमंत्री ने देश को मौसम की हर स्थिति से निपटने में सक्षम और क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाने की दिशा में मिशन मौसम की शुरुआत की है। इसको नई दिल्ली के भारत मंडपम में आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह समारोह आयोजित के दौरान हुआ। अब बात करते हैं मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीकी और सिस्टम विकसित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इस अवसर पर जिस मंत्रालय के अंतर्गत ये आईएमडी काम करता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ध्यान रखिएगा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के मौसम पूर्वानुमान में बेहतर प्रगति हुई है। याद रखिएगा, पहले आईएमडी कोई भी पूर्वानुमान करता था तो उतना सटीक नहीं निकलता था, लेकिन अब कहना है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री का कि अब सटीकता में पिछले 1 दशक में 50% का सुधार हुआ है। ये बड़ी सुधार के रूप में इसको देखा जा रहा है और इसके पीछे कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी मददगार रही है, क्योंकि इस पहल के अंतर्गत हाई रेजोल्यूशन एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन यानी उच्च रेजोल्यूशन वाले वायुमंडलीय अवलोकन, नेक्स्ट जनरेशन के रडार और सैटेलाइट उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है। यह मौसम और जलवायु प्रक्रियाओं की समझ को बेहतर बनाने और एयर क्वालिटी डेटा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जो लंबे समय में मौसम प्रबंधन और हस्तक्षेप की रणनीति बनाने में सहायता करेगा। तो इस न्यूज को अच्छे से कवर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत RESCO मॉडल्स और यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म यानी भुगतान सुरक्षा तंत्र घटक और केंद्रीय वित्तीय सहायता घटक के क्रियान्वयन के लिए योजना दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य भारत में 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। विशेषकर रूफटॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यानी छत पर सौर बिजली इकाई स्थापित करने का विकल्प जो चुनते हैं, उन परिवारों को प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। और इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को 75,021 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर के साथ इसको मंजूरी दी थी। तो निश्चित रूप से ये इंपॉर्टेंट योजना है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे।
इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इशू इन इंडिया बांग्लादेश रो ओवर फेंसिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। भारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी और फेंसिंग यानी सीमा सुरक्षा और बाड़ लगाने से संबंधित मुद्दों पर 13 जनवरी को बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत ने सीमा सुरक्षा और फेंसिंग यानी बाड़ लगाने के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच ऑल एग्रीमेंट यानी सभी समझौतों का पालन किया है। अब बात करते हैं कि जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है हाल की घटनाओं की जिसके कारण बात करना पड़ा है बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त से, वो रही पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में जो बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जैसे भारत में BSF है वैसे वहां की है BGB यानी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने भारत बांग्लादेश सीमा पर जो भारत की सिक्योरिटी फोर्स है BSF है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा कांटेदार तार की बाड़ के निर्माण को रोकने का प्रयास किया। मतलब BGB ने निर्माण को रोकने का प्रयास किया कि आप मत लगाइए ये फेंसिंग। अब बात करते हैं कि इससे जुड़ा हुआ गाइडलाइन यानी बॉर्डर गाइडलाइंस क्या है, क्योंकि बॉर्डर गाइडलाइंस के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए उसको देखते हैं। वर्ष 1975 के संयुक्त भारत बांग्लादेश दिशा निर्देशों के अनुसार इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर बाड़ सहित कोई भी डिफेंस स्ट्रक्चर यानी रक्षा संरचना नहीं बनाई जा सकती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ भारत तार की फेंसिंग को डिफेंस स्ट्रक्चर यानी रक्षा संरचना नहीं मानता है। बाड़ लगाने के ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या प्रगति हुई है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। भारत ने लगभग 4096 किलोमीटर जो लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखिएगा भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं उनमें सबसे लंबा बॉर्डर लगभग 4096 किलोमीटर का सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही है। इसके बाद चीन के साथ है, दूसरे नंबर पे चीन है, फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। ध्यान रखिएगा यूपीएससी हो सकता है बॉर्डर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है तो तैयार रहिएगा। 4096 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भारत बांग्लादेश सीमा पर 3141 किलोमीटर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है। लगभग 700 से लेकर 800 किलोमीटर और शेष बचा है, वो भी कुछ दिनों में लगा लेगा। उस दिशा में भारत ने काफी अच्छी प्रगति कर ली है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज इस एडिटोरियल न्यूज को कवर किया है। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि कृपया करके हिंदी में भी संपादकीय यानी एडिटोरियल अंक को शामिल किया करिए। उसी को ध्यान में रखते हुए आज जनसत्ता जो इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी अंक आता है उससे जुड़ा हुआ संपादकीय पृष्ठ कवर किया है, पेज नंबर 6 पे था। देखिए जारवा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति रही है अंडमान निकोबार की, कुछ वर्ष पहले चर्चा में थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनके कल्याण के लिए एक डिसीजन सुनाया था कि पर्यटक चाहे देसी हो या विदेशी अंडमान निकोबार द्वीप में जाते हैं तो उनसे डांस करवाते हैं या उनसे एक्टिविटी करवाते हैं, उसके बदले उनको पैसा देते हैं। ये कहीं न कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन था जारवा जनजाति के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए, विकास की मुख्य धारा में जारवा जनजाति जब तक शामिल नहीं होगी तो सही मायनों में विकास नहीं होगा। अब इनको मताधिकार मिला है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए जारवा समुदाय को दिए गए पहचान पत्रों से उनकी नागरिकता सुनिश्चित हुई है। पहली बात तो नागरिकता सुनिश्चित हुई है, ये पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट। साथ ही यह उनकी निजता की रक्षा के लिए व्यापक उपाय भी है। इस पहल से उम्मीद जगी है कि भविष्य में इस द्वीप समूह के सभी लोग देश के नागरिक के रूप में, मतदाता के रूप में पहचान मिली है उनको। और इन लोगों में एक चीज और देखा गया है कि इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम होती है कि ये एक बार बीमार हुए तो इनका बचना नामुमकिन हो जाता है। एक तय परिवेश में रहने के कारण इन आदिवासियों की त्वचा यानी स्किन बहुत ही सेंसिटिव यानी संवेदनशील होती है। लिहाजा यदि ये बीमार लोगों के संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं तो ये रोगी हो जाते हैं और उपचार के अभाव में दम तोड़ देते हैं। हालांकि अब इनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण करने और पौष्टिक खुराक देने के उपाय निरंतर किए जा रहे हैं। मतदान का अधिकार मिल जाने से तय हो गया है कि यहाँ लोकतांत्रिक गतिविधियां भी कालांतर में बढ़ेंगी। तो ये कुल मिला के आज का अंक था एचओडी का, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। आज के अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।